2025 में मार्केट कहां जाने वाला है, क्या होगा, कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें समझेंगे आज के वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप 2025 के लिए कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको हमारे देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स बताऊंगा। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे कॉम्प्लेक्स सवालों को सरल भाषा में आंसर करती है। पहले $1 मिलियन क्वेश्चन आंसर करते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं। अब देखो, ओपनली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख सकते हैं रियल टाइम में, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं मार्केट कहां जाने वाला है। अब ये आपको बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले करंट सिनेरियो क्या है ये समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि 2025 में क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। हमारा पहला इंडिकेटर है इंटरेस्ट रेट्स। अब ये चीज आपको पता होगी कि 2024 के पूरे साल में RBI ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा एट 6.5%। अब 6.5% के इंटरेस्ट रेट्स हाई है, और ये इसलिए थे क्योंकि हमारा देश इस दौरान इन्फ्लेशन से डील कर रहा था, महंगाई बढ़ गई थी। जब भी देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, तब RBI इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखती है, ताकि आप और हम अपने पैसे खर्च करने की जगह FD और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि कंपनीज जब लोन लेती है तब उन्हें ज्यादा ब्याज चुकाना पड़े और वो लोन लेना कम कर दे। अब वो कम लोन्स लेंगे तो उससे एक्सपैंड भी नहीं कर पाएंगे, और इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में धीरे धीरे कम होता जाता है। अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि हमारा दूसरा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। अब फरवरी 2023 में एक्स RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 6.25 से 6.5% पर बढ़ा दिया, और उस दिन से आज तक रेपो रेट कांस्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन जो था वो ईज हो ही नहीं रहा था। इवन दो रेपो रेट ज्यादा था, अक्टूबर 2024 में हमारे इन्फ्लेशन ने हद पार कर दी। हमारा फूड इन्फ्लेशन 11% पर चला गया, जो एक 14 मंथ हाई था। इस पॉइंट पर कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज ने अपने रेवेन्यूज में एक स्लो डाउन देखा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आपके और मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बच रहे थे नॉन एसेंशियल्स पर खर्च करने। और यहाँ पर आ जाता है हमारा तीसरा इंडिकेटर, जो है GDP ग्रोथ डेटा। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि भारत जो है वो एक बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर डिपेंडेंट कंट्री है, यानी हमारे पूरे देश का ऑलमोस्ट 62% GDP ग्रोथ जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। यानी जब आप और हम पैसे खर्च करते हैं तब जाकर GDP में ग्रोथ आती है। और महंगाई की वजह से जब आपके और मेरे पैसे खर्च करने की पावर पर प्रेशर आ जाता है, तब GDP ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। 2024 के एंड पर जो GDP ग्रोथ डेटा आई थी, उसने एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया। यानी RBI की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा देश 7% से ग्रो होगा, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ 5.4% से ग्रो हुआ। तो अब देखो, इन्फ्लेशन हाई था, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई थे, और ये दोनों फैक्टर्स मिलकर GDP ग्रोथ को कम कर रहे थे। क्योंकि महंगाई ज्यादा थी, हम खर्च नहीं कर रहे थे, और इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा थे तो हम पैसे सेव कर रहे थे, स्पेंड नहीं कर रहे थे, कंपनीज लोन नहीं ले रही थी, एक्सपैंड नहीं कर रही थी, और इन दोनों की वजह से मिलकर GDP ग्रोथ पर आ गया प्रेशर। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ कम होती है तब ये सारी चीजें स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करती है। अब ये तो हो गई आज तक की बातें। कल क्या होगा, 2025 कैसा दिखेगा? देखो, सीन ऐसा है कि RBI ने हाल ही में गवर्नर चेंज किया है। हमारे करंट RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा सर, और उनके सामने है एक चैलेंज। अब वो इस चैलेंज को किस तरह टैकल करते हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि आगे क्या होगा। पहले आप ये समझो कि वो चैलेंज क्या है। इंटरेस्ट रेट्स को कम करके GDP ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कल को जाकर इंटरेस्ट रेट 1% पर गिर जाता है, तो आप और हम FD में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1% से हमारा क्या ही फायदा होगा। आप क्या बोलोगे, FD में 1% कमाने से अच्छा हम ये पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर खर्च कर देंगे? दोनों चीजों से क्या होता है वो देखिए। जब सारे लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तब ऑब्वियस सी बात है हाई डिमांड की वजह से स्टॉक प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। जब यही सारे लोग अपने पैसों को खर्च करते हैं, तब सारी कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, और रेवेन्यूज बढ़ने से प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, जिससे वंस अगेन स्टॉक प्राइसेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती है और कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रो होने की वजह से GDP ग्रोथ भी वापस आती है। लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, अगर FD का रेट 1% है तो आप क्या बोलोगे, चलो इससे अच्छा पैसे खर्च कर देते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, और सारे लोग एक साथ पैसे खर्च करने लगते हैं, और जब हम सारे लोग साथ में पैसे खर्च करते हैं
तब वापस आ जाता है गेम में इन्फ्लेशन। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि महंगाई फिर एक बार आ जाती है और यही है संजय सर के सामने का चैलेंज। अगर जीडीपी ग्रोथ को वापस लाना है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो इस चैलेंज को ऑप्टिमली टैकल करना किसी भी आरबीआई गवर्नर का होता है सबसे बड़ा चैलेंज। अगर जीडीपी ग्रोथ लानी है तो इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिए तो इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी बहुत हाई है वो और हाई हो जाएगा। पॉइंट बीइंग, जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाता आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को नीचे नहीं ले जा सकती ग्रोथ को लाने के लिए। अब हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ाए हैं, जिससे वंस अगेन इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन इसका इफेक्ट भी सिमिलर टू इंटरेस्ट रेट्स होता है। जब टैक्सेस बढ़ते हैं आपकी और मेरी स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है और उससे ऑब्वियसली ग्रोथ भी कम हो जाती है। अगर आपको समझना है कि 2025 में स्टॉक मार्केट कहां जाएगा तो स्टार्ट बाय स्टडीइंग द इन्फ्लेशन डेटा। आपने देखना है कि करंटली इन्फ्लेशन देश में कितना है, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है कि आगे जाकर आरबीआई रेट्स को कहां ले जाएगी। जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है तब एक इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट उसको एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखता है। और इसी के साथ आपको जीडीपी डेटा और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की डेटा भी मॉनिटर करनी है। अब जीडीपी डेटा हर क्वार्टर आती है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रिलीज करते हैं भारत के लिए। साथ ही आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस की जो मीटिंग होती है उसकी डेट्स आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग कैलेंडर में मिल जाएगी, जो ऑलरेडी 2025 के लिए रिलीज हो चुका है आरबीआई के वेबसाइट पर। तो इन फैक्टर्स को कॉन्स्टेंटली स्टडी करके मॉनिटर करने से आप एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हो कि 2025 में स्टॉक मार्केट की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। वैसे अब तक जो सारी चीजें हमने सीखी इसके बेसिस पे आप मुझे कमेंट करके बताइए 2025 में मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे हाई वैल्यू इंसाइटफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.